एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और इस चैप्टर का नाम है मांग की लोच। मांग की लोच, मांग की लोच मांग के नियम से आगे की बात है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। परंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग में कितनी वृद्धि होगी अथवा इसके विपरीत कीमत अधिक होने पर मांग में कितनी कमी होगी, अर्थात कितना परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव चेंजेस आएगा, यह पता मांग के नियम से नहीं चलता। और इसी को जानने के लिए मांग की लोच का सहारा लिया जाता है। इसका मतलब मांग की लोच हमें यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, या हम ये कहें कि किसी वस्तु की कीमत में कुछ प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, या हम ये कहें कि किसी वस्तु की कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। अर्थात मांग की लोच हमें यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसके गणितीय माप को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है, अथवा दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की कीमत में हुए आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे ही मांग की लोच कहते हैं। तो ये मांग की लोच की डेफिनेशन हो गई। सामान्यतः हम जब मांग की लोच की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मांग की कीमत लोच से ही होता है। और सूत्र रूप में हम ये कहते हैं मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में हुआ आनुपातिक परिवर्तन। यानी मांग की लोच या मांग की कीमत लोच का हम गुणांक ज्ञात करें या किसको निकालें तो हम ये कहेंगे कि मांग में हुआ आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में हुआ आनुपातिक परिवर्तन। इसको अपन सूत्र के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अब पहले तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन को निकालने के लिए आप कीमत परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा और कीमत पश्चात के बाद की मांग मात्रा, इन दोनों के अंतर को निकालेंगे। सूत्र रूप में अपन ये कहेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा यहां पर काय के लिए लिया है अपन ने, परिवर्तन को डिनोट करने का गणितीय साइन है। तो डेल्टा एक्स का मतलब वस्तु की कीमत परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत के परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा, इन दोनों का अंतर अपन ले, इसको अपन कहेंगे मांग में आनुपातिक, मांग, इसको कहेंगे अपन मांग में आया परिवर्तन। और आनुपातिक परिवर्तन के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें फिर पूर्व मांग मात्रा का भाग देंगे। तो हमारा सूत्र क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसी प्रकार से हम वस्तु की कीमत में आए हुए परिवर्तन की बात करेंगे, आनुपातिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो पहले की कीमत और बाद में कीमत
इन दोनों में कितना अंतर है और इसमें अपन पूर्व की कीमत का भाग दे दें तो ये कहा जाएगा कीमत में हुआ आनुपातिक परिवर्तन। तो हमारा सूत्र होगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। ये हमारा क्या कहा जाएगा, हमारा मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र हुआ मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं अपन। प्राय हम जब ये अंतर निकालते हैं मांग मात्राओं में तो हम प्राय क्या करते हैं, चिन्हों की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि प्राय मांग की लोच हमेशा ऋणात्मक ही होती है। ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ती है और कीमत अधिक होने पर डिमांड घटती है, इसलिए माइनस चिन्ह को उपेक्षा कर देते हैं। अब बात यह आती है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो जब अपन ने ये पढ़ा कि किसी वस्तु की मांग पर मुख्यतः उस वस्तु की स्वयं की कीमत, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु की कीमत और आय का विशेषतः प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर हम मांग की लोच को भी अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी आती है, मांग की कीमत लोच। कीमत लोच का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की कीमत में हुए प्रतिशत परिणाम के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसको अपन क्या कहते हैं, कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में हुए आनुपातिक परिवर्तन का गणितीय मान है, वो क्या हो गई, कीमत लोच हो गई। दूसरी है आपकी आय लोच, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग पर कीमत के साथ साथ आय पर भी, आय से भी प्रभावित होती है। मान लो कीमत तो परिवर्तन नहीं हुआ पर उपभोक्ता की आय में चेंजेस आ गया, आय बढ़ गई या घट गई। तो किसी वस्तु की मांग में आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मांग की आय लोच कहते हैं। तो यहां पर हम कीमत को ध्यान में नहीं रखते, वरन किसको ध्यान में रखते हैं, आय को ध्यान में रखते हैं। अर्थात पहले क्या आय थी और वस्तु की डिमांड क्या थी, अब नई आय क्या है और नई डिमांड क्या है। इसको जब गणितीय रूप में हम आनुपातिक रूप से लेते हैं तो हम लिखते हैं मांग मात्रा में हुआ आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात डेल्टा एक्स अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा आई अपॉन आई। तो यहाँ पी के स्थान पर अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, आय लोच कहते हैं। तीसरी होती है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। मांग की आड़ी या तिरछी लोच का मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि संबंधों के आधार पर वस्तुएं जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और स्वतंत्र वस्तु। तो स्वतंत्र वस्तु तो यह होती है कि जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो डिफरेंट होती है, कोई एक दूसरे से उनमें तारतम्य नहीं होता, तो स्वतंत्र वस्तु होगी, उसका तो छोड़िए आप। परंतु जो दूसरी संबंधित वस्तुएं हैं वो संबंधित वस्तुएं हमारी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो हो सकती है स्थानापन्न वस्तु और एक हो सकती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु तो वो होती है अपन जानते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती है, और पूरक वस्तु वो होती है कि जो हम वस्तु की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब दो वस्तुओं को या दो से अधिक वस्तुओं को साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको अपन आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं, इस आड़ी या तिरछी लोच में क्या होता है, इस आड़ी या तिरछी लोच में हम ये करते हैं कि क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स और वाई दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं,
तो हम मान लीजिए एक्स वस्तु की क्रॉस इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ परिवर्तन वाई वस्तु में की कीमतों में हो रहा है, एक्स वस्तु में नहीं हो रहा है। तो यहाँ मांग की आड़ी या तिरछी लोच का मतलब ये हुआ कि मांग की आड़ी या तिरछी लोच से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी वस्तु की मांग में जो अनुपाती परिवर्तन हुआ है वो संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण हुआ हो। अब ये संबंधित वस्तु पूरक भी हो सकती है और स्थानापन्न भी हो सकती है। और हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि आड़ी या तिरछी लोच में जो प्रतिस्थापन वस्तु है उसमें ये यदि वो प्रतिस्थापन वस्तु है तो यहां पर गुणांक पॉजिटिव आएगा, और यदि ये पूरक है तो गुणांक हमारा नेगेटिव आएगा। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है मांग की लोच की श्रेणी। मांग की लोच के प्रकार। अब मांग की लोच के प्रकार में एक तो होती है पूर्णतः लोचदार मांग व अत्यधिक लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग या अत्यधिक लोचदार मांग का मतलब तो ये होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में तनिक मात्र परिवर्तन हुआ हो, यानी सूक्ष्म परिवर्तन हुआ हो, नेग्लिजिबल परिवर्तन हुआ हो, और उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की डिमांड में इन्फिनिटिव या अत्यधिक परिवर्तन हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन? अत्यधिक लोचदार मांग या पूर्णतः लोचदार मांग। तो यहाँ पर जो हमारी मांग वक्र का जो आकृति होती है वो क्षितिज के समानांतर होती है, वो हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस होती है। दूसरी स्थिति वो होती है कि लोचदार मांग वाली। लोचदार मांग का मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में हमारी कीमतों में परिवर्तन होता है, मांगी जाने वाली मात्रा में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लोचदार मांग। लोचदार मांग का मतलब कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है तो मांगे वाली जाने मात्रा में भी लगभग या ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत में 10% परिवर्तन आ गया तो मांग मात्रा में 10% परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? हम लोचदार मांग कहेंगे। और थर्ड स्टेज होती है, वो होती है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का मतलब ये होता है कि जिस बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार या इकाई से बेलोचदार का मतलब ये होता है कि जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है, मांगे जाने मात्रा में अपेक्षाकृत कम अनुपात में परिवर्तन हो। अर्थात कीमत में 10% कमी या वृद्धि होने पर मांग मात्रा 10% से कम घटे या बढ़े तो उसे अपन क्या कहेंगे? इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार मांग। और लास्ट इसी कैटेगरी हुआ पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग भी एक प्रकार से काल्पनिक स्थिति है जिसमें मानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक कमी या वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में स्थिर बनी रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। तो व्यवहारिक जीवन में यदि अपन बात करें तो लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और बेलोचदार मांग, यही मुख्यतः श्रेणियां होती है। बाकी पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग ये तो क्या होती है? काल्पनिक श्रेणियां ही मानी जाती है। अब बात आती है कि मांग की लोच को मापने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। हाउ डज वी कैन कैलकुलेट या हाउ डज वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम मांग की लोच को कैसे मापें? तो मांग की लोच को मापने की जो पहली रीति है वह है फ्लक्स की प्रतिशत रीति। फ्लक्स की प्रतिशत रीति। फ्लक्स ने जो रीति दी वो यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात कीमत परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा, बाद की मांग मात्रा और कीमत पहले की और बाद की, इनके डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए सूत्र, गणितीय सूत्र के रूप में उन्होंने कैलकुलेट किया और ये लिखा कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन
कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात कीमत में कितने जो प्रतिशत परिवर्तन आया और मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, उन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये कौन सी कही जाएगी, फ्लक्स की प्रतिशत रीति। दूसरा है मार्शल की कुल व्यय रीति। मार्शल ने कीमत परिवर्तन के से पूर्व के कुल व्यय को आधार मानकर और कीमत परिवर्तन के पश्चात के कुल व्यय को आधार मानकर मांग के लोच को मापने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि यदि कीमत में परिवर्तन के पश्चात कुल व्यय बढ़ता है तो मांग की लोच को लोचदार इकाई से अधिक लोचदार कहा जाना चाहिए, या लोचदार कहा जाना चाहिए। यदि स्थिर रहता है तो लोचदार कहा जाना चाहिए, और घटता है तो बेलोचदार कहा जाना चाहिए। यानी कुल व्यय कीमत कम होने पर बढ़े तो मांग लोचदार, कुल व्यय पहले के बराबर ही रहे तो इकाई के बराबर लोचदार, और कुल व्यय घटे तो बेलोचदार। ये किसने कहा, मार्शल ने। यानी मार्शल ने कुल व्यय को आधार मान करके ये कहा कि मांग की लोच की 3 श्रेणियां हो सकती हैं, लोचदार, इकाई के बराबर और इकाई से कम, यानी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू लेसर देन 1। यानी लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग और बेलोचदार मांग। तो लोचदार तो कब कही जाएगी, जब कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता हो। इसके विपरीत भी कि यदि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता हो। दूसरी स्टेज कुल व्यय पूर्वक, यानी कीमत बढ़ने पर भी कुल व्यय पूर्वक और कीमत घटने पर भी कुल व्यय पूर्वक, तो उसे उन्होंने कहा लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार। और थर्ड स्टेज वो कि कीमत घटने पर कुल व्यय घट जाता हो और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता हो, तो उसको क्या कहा उन्होंने, बेलोचदार मांग। ये उन्होंने 3 कहा, मार्शल का। आगे चलिए फिर क्या है, तो मुख्यतः तो मांग के लोच को मापने की 2 ही विधियां हैं, एक तो प्रतिशत रीति और दूसरा कुल व्यय रीति। जहां प्रतिशत रीति में हम क्या करते हैं, आनुपातिक परिवर्तन का सहारा लेते हैं कि कीमत परिवर्तन से पूर्व मांग मात्रा और कीमत परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा, और वहां हम लेते हैं कीमत परिवर्तन के पूर्व का कुल व्यय और कीमत परिवर्तन के पश्चात का कुल व्यय। दोनों के परिणाम समान ही आते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ हमने अभी तक अध्ययन किया, वो अध्ययन किया कि मांग की लोच किसे कहा जाता है, इसे कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन श्रेणियाँ होती हैं और इसको मापने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। थैंक्स।